लेक्चर में हम सीखेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की सारी एक्टिविटीज़। और हम कोशिश करेंगे कि अगर कोई एक टॉपिक हमको किसी भी चैप्टर में दोबारा मिलता है तो हम उसको यहीं पढ़ लें। फॉर एग्जांपल जैसे मैग्नीशियम की कुछ प्रॉपर्टी हैं, वो फर्स्ट चैप्टर में भी है, वो सेकंड चैप्टर में भी है, तो हम सारी प्रॉपर्टीज़ यहीं पढ़ लेंगे। नई नई प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की नीड नहीं होगी। सो पहली एक्टिविटीज़ कहती है, देखो हम इसको बार बार एक्सप्लेन तो नहीं करेंगे, इसमें टाइम वेस्ट होता है ज़्यादातर, तो हम कोशिश करेंगे इस पे ध्यान दें, ये एक्टिविटी पे ध्यान दें, इसको फोकस करें, इसके सारे क्वेश्चंस यहीं पढ़ लें, बस उसी पे ध्यान देना ज़्यादा। ठीक है, तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक बर्नर है, मतलब कुछ ना कुछ बर्न किया होगा। यहाँ पे लिखा है मैग्नीशियम रिबन माने Mg। अगर हमने इसको हीट कर दिया, हीट करने का मतलब होता है O2। ये अपनी तरफ से खुद सोचना होता है कि एयर के अंदर O2 हमने सप्लाई कर दी होगी, प्रोडक्ट में बनेगा हमारे पास MgO। पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन Mg बर्नड इन एयर, तो भाई इसको बैलेंस करके लिख दो। हो सकता हो एग्जामिनर ने तुमसे रिएक्शन न पूछी हो, उसने सिर्फ इंग्लिश में लिख दिया होगा कि व्हाट हैपन्स व्हेन मैग्नीशियम बर्नड इन एयर, तो खुद से रिएक्शन लिख दो। क्योंकि समटाइम्स हम आंसर राइटिंग में थोड़ी गड़बड़ी कर देते हैं, कुछ ना लिखते हैं, कुछ हम भूल जाते हैं। तो टीचर क्या करता है कि अगर हमने रिएक्शन लिख रखी है तो टीचर उस रिएक्शन के बेस पे हमको मार्क्स दे देगा। तो रिएक्शन लिख दो अगर पता है। दूसरा, बैलेंसिंग जरूर कर दो, बैलेंसिंग से टीचर को अच्छा लगता है, वैसे इसके मार्क्स कटते नहीं है पर लिख दोगे तो अच्छा लगता है। दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि बताइए जो ये MgO बना है ये एसिड है कि बेस। भाई जितनी भी मेटल की ऑक्साइड होती हैं वो बेसिक नेचर की होती हैं, वो एसिडिक नेचर की नहीं होती। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि Mg को O2 में जलाने पे क्या बनेगा। देखो ये थोड़ी तुमको ये एशिस दिख रही होगी, थोड़ी राख दिख रही होगी, इसी एशिस को बोलते हैं रेसिड्यू, जो नीचे बचेगा। समटाइम्स पूछेगा कि अगर हम इसको फिनोप्थलीन में डाल देते तो भाई क्योंकि बेसिक है तो पिंक कलर आना चाहिए, तो हम हमारे पास इसमें पिंक कलर आएगा। फिर इसके अंदर क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कौन से कलर की फ्लेम रिलीज करती है। तो फ्लेम का कलर जो होता है मैग्नीशियम को जलाने पे बिल्कुल वाइट होता है, बहुत ही ज़्यादा वाइट होता है। इसलिए इसको हम जनरली नहीं देखते। क्यों? क्योंकि प्यूपिल जो है, क्योंकि अगर प्यूपिल के थ्रू ज़्यादा लाइट अंदर आ गई तो वो रेटिना को डैमेज कर सकती है, तो इसलिए हम इसको बहुत देर तक डायरेक्ट हम नहीं देखते। हमने देखा होगा कि जो क्या बोलते हैं उसको, एक व्यक्ति जो वेल्डिंग करता है, देखना उसको वो ब्लैक से कलर का चश्मा डालता है, वो इसीलिए ताकि वो अपनी रेटिना को सेव कर सके। तो रेटिना सेफ रहती है प्यूपिल को ख़राब होने का। प्यूपिल के अंदर से अगर लाइट ज़्यादा चली गई तो रेटिना का ख़राब होने का चांसेस है, या प्यूपिल जो है वही वाइटिश पड़ जाता है, ऐसा सम बुक्स लिखती हैं। अगर एक आंसर पे जाना हो तो रेटिना जवाब देना कि रेटिना जो है उसको डैमेज हो सकता है। फिर इसके अंदर क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नीशियम को बताइए। जैसे ये मैग्नीशियम रिबन दिख रहा होगा, बोलेगा इसको रब क्यों करते हैं सैंड पेपर से। क्योंकि क्या होता है कि मैग्नीशियम के आउटर जो एटम है ना, उस पर ऑक्सीजन आके बैठ जाती है, क्योंकि एक्सपोज होते ही रेंसिडिटी और रस्टिंग और कोरोजन तो स्टार्ट हो ही जाता है। तो आउटसाइड हो गई Mg+O2, आउटसाइड ये MgO बन जाता है। अब क्योंकि आउटसाइड MgO की लेयर ऑलरेडी है तो ये इसको जलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि हम जो जलाते हैं हम MgO को बर्न नहीं करते, हम बर्न करते हैं Mg को। तो वो कहते हैं कि पहले क्या करो, इस पे एक अच्छा सा रबिंग करो, बहुत अच्छे से इसको रब करो और इसकी सारी मैग्नीशियम ऑक्साइड उतार दो, तो नीचे से एक साफ Mg का रिबन निकल के आएगा जो जल्दी जल जाएगा। मैग्नीशियम पे और सवाल नहीं पूछते, मैग्नीशियम पे बस इतने ही सवाल पूछते हैं। आइए अब अगली एक्टिविटी पढ़ते हैं, नाम है 1.3। ये मेरे पढ़ने का नहीं, इसको बोलते हैं कोर्क। कोर्क जनरली ये तो रबर का होता है, या तो ये होता है लकड़ी का, वुडन, वुडन भी होता है। कोर्क क्या करता है, बस गैस को बाहर निकलने से बचाता है ताकि गैस इस पाइप से निकले। अगर किसी को इकट्ठी करनी है कर सकते हैं, कोई टेस्ट करना है तो वो कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जिंक ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, हमको नहीं जानना। समटाइम्स यहाँ पे ग्रैन्यूल्स ग्रैन्यूल्स की जगह लिख देगा पीसीज, समटाइम्स मे बी कॉइन, वेसल, कुछ भी लिख दे, मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो बस जैडन से मतलब है।
उसने कहा है कि Zn के अंदर हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट तुमको तंग करने के लिए लिखा है, तुमसे कोई मतलब नहीं। डाइल्यूट मैंने H2SO4 पानी मिला दिया होगा, द प्रोडक्ट इज ZnSO4 प्लस H2। अब इसके अंदर 2-3 सवाल वो पूछता है। पहला सवाल ये पूछता है कि बताइए जो H2 गैस निकली उसका कोई क्या प्रूफ है, कैसे पता वो H2 गैस ही है। तो H2 गैस का प्रूफ ये होता है भाई, उसके पास एक बर्निंग मैच स्टिक लेके जाओ, अगर तो वहाँ पे एकदम से पॉप साउंड हुआ, एकदम से जलेगा, ब्लास्ट टाइप मारेगा हल्का सा और पॉप साउंड आएगी। अगर पॉप साउंड आ गई तो ये H2 गैस है, नहीं तो नहीं। इसके अंदर तो और वो ज़्यादा सवाल नहीं पूछता। देखिए ये लिखा हो ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इंग्लिश में भी लिख सकता है, ऐसा कोई बड़ा नियम नहीं है। यहाँ पे कोई अच्छा, एक ये रिएक्शन भी थोड़ा तंग कर सकती है। CO प्लस H2, याद रखिए जब प्रेशर ज़्यादा डाल देते हैं तो इसके अंदर CH3OH बनता है। जिस दिन हम चैप्टर पढ़ाएंगे तब हम इन सब रिएक्शनों के छोटे छोटे ट्रिक्स देंगे याद करने के। अभी तो मेरे हिसाब से इसको नहीं याद करना। ये देखो लिखा, वाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, राइट डाउन द बैलेंस्ड इक्वेशन। ये वो बैलेंस्ड है, H2 प्लस Cl2 प्रोडक्ट इज HCl, BaCl2 प्लस Al2SO4 थ्राइस बेरियम सल्फेट। ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, इस पे तो हम अपना टाइम अभी नहीं ख़राब करेंगे, अभी तो सिर्फ ये एक्टिविटी का डे है। कैल्शियम के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे। तो कैल्शियम को तो एक थोड़ा सा स्पेशल केस बना के सीखना। आओ कैल्शियम सिखाते हैं। पहले सबसे पहले तो याद रखना CaCO3, CaO और CaOH ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम है स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम भी सम टीचर्स बोलते हैं, कई बार इसको बोलते हैं लाइम वाटर, इसको बोलते हैं क्विक लाइम, और इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। इन्हीं को सीमेंट में यूज़ करते हैं, जनरली इसको करते हैं और इसको करते हैं सीमेंट के अंदर। पूछ लेगा कर तो याद रखना सीमेंट के अंदर। मार्बल भी इसी को बोलते हैं। जो कई पत्थर है ना वो कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, कई स्टैचूज जो हैं वो इसी से बनते हैं। अब इसके अंदर पहला क्वेश्चन तो देखो याद रखिए, पहले जो हम मार्केट से लेकर के आते हैं वो लेके आते हैं CaO। ये वाइट वॉश में काम आता है, मतलब घर में पेंट वेंट करने में काम आता है। पेंट थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न वर्ड है, हिंदी में पहले इसको कली बोलते थे घरों में, कि कली कर लो। अब CaO के अंदर हम जाते, हम इसका एक पैकेट लेके आएंगे, हम घर में आते इसमें पानी डाल देते हैं H प्लस OH माइनस, तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट बनना चाहिए CaOH ट्वाइस। देखो ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। अब इसका क्विक लाइम के अंदर हम पानी डालते हैं, ये थोड़ा सा स्लरी टाइप बन जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, जा कर के हम इसको वॉल पे पेंट कर देते हैं। पेंट करते ही क्या हो जाएगा, ऐसे पेंट करो पेंट करो पेंट करो। अब देखो जो हमने पेंट किया है वो पेंट किया है CaOH ट्वाइस का, बट क्या होगा 2-3 दिन के बाद इस CaOH ट्वाइस पर जिसका हमने पेंट किया है इस पे लग जाती है जी CO2 और प्रोडक्ट बन जाता है CaCO3। थोड़ा सा इसको हाईलाइट करो, CaCO3। यहाँ पे वॉल पे कुछ दिनों के बाद CaCO3 बन जाएगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ CO2, और थोड़ा साइड में पानी निकल जाएगा। पानी तो चलो इवेपोरेट कर जाएगा, और जो शाइनिंग आएगी ना अब दीवार पे बिल्कुल वाइट से कलर की, पेंट या कली सूखने के बाद वो कैल्शियम कार्बोनेट की होती है जो हमको शाइनी के तौर पे दिखता है। देखो यहाँ पे वही बात बताई गई है, इसको अच्छे से भाई पढ़ लेना। और क्या क्वेश्चन है सर इसके अंदर, और भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन ये है कि मान लो मेरे पास एक बर्तन में CaO है, अगर हमने इसके अंदर डाल दी CO2 गैस, अब CaO प्लस CO2 मिलके बनाते हैं CaCO3 और ये होता है वाइट कलर का।
तो टीचर तुमसे पूछेगा कि बताइए कि तुम्हारे पास CO2 गैस है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट इट इज़ अ CO2 और नॉट। तब इसके वैसे दो टेस्ट होते हैं, पहले तो हम ये टेस्ट पढ़ लेते हैं। पहला टेस्ट क्या कहता है कि आप CO2 को सर एक किसी भी उस पाइप से हम CaO सोल्यूशन में डाल देंगे। CaO सोल्यूशन कैसे बनेगा? अभी हमारे पास पाउडर होता है CaO का, थोड़ा सा डाल दो पानी के अंदर और इसके अंदर फिर CO2 गैस डाल दो। CaO कैसा होता है? कलरलेस। कलरलेस। CO2 भी कैसी होती है? कलरलेस। जैसे CO2 अंदर आएगी ना भाई, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कलर हो जाएगा प्योर वाइट। अब क्योंकि यहाँ पे कलर प्योर वाइट हो चुका है तो इसका मतलब अंदर CaCO3 बन गया होगा। बिना CO2 के CaCO3 बनता ही ना। तो ये टेस्ट होता है कि सर आप CaO के अंदर CO2 डाल दो, अगर वाइट कलर आ गया तो CO2 गैस है, नहीं तो नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि क्या होगा अगर मैं फिर भी ना रुकूं, फिर CO2 डाल दूं। अब तुम अगर और CO2 डाल दोगे तो क्या होगा? नेचर के अंदर थोड़ा सा पानी तो पहले से पड़ा होगा। अब CO2 प्लस H2O मिलके क्या बना लेते हैं? ये बना लेते हैं जी H2CO3। H2CO3 किस में टूट जाएगी? H2CO3 टूट जाएगी H प्लस CO3। इसको थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं भाई। ये बन जाएगी HCO3 माइनस। अब देखो कैल्शियम के साथ ये रिएक्ट कर रही है भाई, कैल्शियम के ऊपर होता है +2, कैल्शियम जाएगा सीधा इसके पास HCO3 के पास, तो प्रोडक्ट बनेगा CaHCO थराइस, ये ऐसे बनेगा। अब ये होता है कलरलेस। तो टीचर तुमसे पूछेगा कि क्या होगा अगर हम लॉन्ग टाइम तक CO2 डाल देते हो। तो अब इसको ऐसे याद रखना कि अगर हमने CaO में CO2 डाल दी तो सबसे पहले बनेगा CaCO3, वाइट कलर आ जाएगा। अगर हमने फिर भी CO2 डालते गए फिर क्या होगा? फिर थोड़ी देर के बाद कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा CaHCO3 ट्वाइस, और इसका कलर वाइट नहीं होता, ये कलरलेस होता है। थोड़ी देर के बाद वापस बर्तन कलरलेस हो जाएगा। मतलब क्या है कि सबसे पहले CaO था, इसके अंदर अगर CO2 गैस डाल दी तो कलर वाइट हो जाएगा, फिर भी नहीं रुके तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और सर ये कैसे होते हैं एसिडिक, बेसिक के न्यूट्रल? कैल्शियम के तो कंपाउंड, क्योंकि ये मेटल है, मेटल की ऑक्साइड बेसिक होती हैं। बेसिक बेसिक याद रखना, ये सब बेसिक हैं। इनको जनरली कई खेतों में डालते हैं क्योंकि खेत की मिट्टी एसिडिक हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, तो उसमें डालते हैं बैलेंस करने के लिए। आई होप ये एक्टिविटी अब समझ में आई हो। आगे की एक्टिविटी देखिए, ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो क्या लिया है उसने, फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल देखो ये होता है FeSO4। वैसे तो पानी भी होता है, लिखते नहीं है। मान लीजिए ऐसे होगा तो सबसे पहले क्या होगा? FeSO4 अलग हो जाएगा और 7H2O अलग हो जाएंगे। तो इस देखो इस बच्ची की ना ये टेस्ट ट्यूब हल्की सी गीली हो जाएगी, यहाँ से हल्का हल्का वेपर आना शुरू हो जाएगा। दूसरा, अब तो पानी तो उड़ चुका, अब नीचे बचेगा यहाँ पे FeSO4। FeSO4 फिर फर्दर टूट जाएगा, किस में टूटेगा? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये थी नॉन मेटल की ऑक्साइड। नॉन मेटल की ऑक्साइड कैसी होती हैं? एसिडिक होती हैं। अब टीचर पूछेगा कि मैंने यहाँ पे pH पेपर लगाया है ब्लू कलर का। अब भी क्योंकि अंदर एसिड है तो ब्लू कलर किस में कन्वर्ट हो जानी चाहिए? ब्लू कलर कन्वर्ट हो जानी चाहिए लाल रंग की शेड में। ये रेडिश होना शुरू हो जाएगा, इसका मतलब अंदर एसिड बन चुका है। देखो ये रिएक्शन इन्होंने लिख के भी दिखाई है। यदि भाई बैलेंसिंग जरूर देख लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर रखो और कुछ भी नहीं है। ये कैसी होती है सर? ये बेसिक होती है। ये कैसी होती हैं सर? ये एसिडिक होती हैं। नॉन मेटल एसिडिक और मेटल बेसिक। यही बातें सारी इसने यहाँ पे जमा के लिखी हैं, पढ़ने लेना। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। ऐसे तोड़ देना इसको। देखो जब भी किसी चीज़ को हीट करते हैं कोई ना कोई गैस निकलती है तो CO2 गैस बाहर निकाल देना, अंदर एक C चला गया और O कितने चले गए? यहाँ पे O चले गए 2, एक O बच गया तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा। इसी को समटाइम्स बोलते हैं बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। अगली एक्टिविटी देखो, लेड नाइट्रेट हीट कर रहे हैं तो ठीक है। हीट करेंगे तो कैसे? PbNO3 ट्वाइस, प्रोडक्ट में बनता है PbO प्लस NO2 प्लस O2।
अब क्योंकि O2 एक गैस, इसको थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, रुक जाओ। अब NO2 गैस है, O2 गैस है, ये तो उड़ गई। तो जो नीचे बचेगा यहाँ पे बचेगा, देखो दिख रहा है वाइट से कलर का, ये इसको बोलते हैं रेसिड्यूअल या रेसिड्यू, ये बचा हुआ है। फिर पूछेगा NO2 कलर के, NO2 कलर होता है लगभग लगभग ब्राउन। तो इस बर्तन में से ना ब्राउन से कलर के, देखो दिखा भी रखी है इन्होंने, ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स बोलते हैं इसको, बाहर निकलेगी। पूछेगा ब्राउन कलर की फ्यूम्स किसकी चीज़ की हैं, NO2 की है। दूसरा O2 की पहचान कैसे करें, O2 की पहचान करने का नियम ये होता है, एक जलती हुई माचिस पास लेके जाओ और वो हल्की सी उसको या तो बुझा देना, नहीं तो क्या करो, कोई बात नहीं, जलती ही ले जाओ इसके पास, जैसे ये रखोगे ना O2 इसको थोड़ा एकदम से और जला देगी, एकदम से और शाइन मार देगी इसके अंदर, लेकिन कोई पॉप साउंड वगैरह नहीं आएगी। तो ये पहचान O2 की होती है। देखो रिएक्शन लिखी हुई है यहाँ पे, याद रखना ब्राउन कलर होता है। H2O के ऊपर बहुत अच्छे सवाल हैं, H2O के थोड़े से क्वेश्चन अभी डिस्कस। हमारे पास दो टाइप का करंट होता है, पहला होता है AC, दूसरा होता है DC। DC करंट वो होता है जो ऐसे स्ट्रेट चलता है, DC को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, मतलब जो चेंज नहीं होता। फिर दूसरा होता है AC, जो ऐसे चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है, डायरेक्शन चेंज करता रहता है। इसको बोलते हैं AC माने अल्टरनेटिंग करंट। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इसकी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब होता है 1 सेकंड में ये ऐसे 50 चक्कर कंप्लीट कर लेते हैं, ये 50 राउंड्स कंप्लीट कर लेते हैं, इसका मतलब होता है 50 हर्ट्ज, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। दूसरा, हम जब पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तब हम AC यूज़ करते हैं कि DC, अभी थोड़ी देर के अंदर इसको समझ आएगा। होता क्या है कि हमारे पास ऐसे दो रोड होती हैं, एक को बोलते हैं एनोड, एक को बोलते हैं कैथोड। एनोड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज। वैसे तो इसको हम 12th क्लास में पढ़ाते हैं कि जैसे पानी है, पानी हो जाएगा H+ और OH-। अभी तुम्हारे पास वो OH- की रिएक्शन नहीं है, वो डिटेल्ड है, वो हम 12th में पढ़ाते हैं। बस तुमको याद करने की एक छोटी सी मैं ट्रिक दे दूंगा, वो ऐसे याद रखना कि ये तो जाएगा, या तुम इसको ऐसा सोच सकते हो कि एक हो जाएगा H+ और एक हो जाएगा O-2। ठीक है, ऐसे सोच लीजिए। तो H तो जाएगा इसके पास, कैथोड के पास, क्योंकि हम पॉजिटिव और वो नेगेटिव है, और O जो है वो जाएगा एनोड के पास, क्योंकि हम नेगेटिव और वो पॉजिटिव है। तो H+, पहले तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एनोड, एनोड पे जाएगी O, कि एनोड पे तो प्रोड्यूस होगी O2 गैस, और कैथोड पे हो गई भाई H2 गैस, क्योंकि H खुद को बैलेंस करने के लिए H2 बनाएगा। अब इसकी एक थोड़ी सी रटने की स्कीम याद रखना, केमिस्ट्री, C माने कैथोड और H माने हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जाता है कैथोड पर। समटाइम्स जब 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ना MCQ, तब याद ही नहीं रहता कि हाइड्रोजन कैथोड पर जाता है कि एनोड पर जाता है, तो ये रटने की थोड़ी सी स्कीम है। केमिस्ट्री याद रखना, हाइड्रोजन जाता है कैथोड के पास, तो वो जाएगा एनोड के पास। इसमें 2-3 सवाल और हैं। अच्छा, एक पहले DC और AC में भी समझा दूँ। वो कहते हैं कि मान लीजिए इसमें हमने AC करंट दिया होता है, AC माने ये वाला जो घरों में आता है ना, घरों के अंदर हम यूज़ करते हैं, घर में हमारे AC करंट आता है। फिर DC कहाँ आता है सर, जो हम बैटरी लेके आते हैं, बैटरी जो होता है, सेल जो होता है, उसके अंदर DC करंट होता है, उसमें AC नहीं होता। जो घरों में आ रहा है वो AC करंट होता है। अब वो कहते हैं कि मान लीजिए सर यहाँ पे हम AC करंट यूज़ करते हैं, AC क्या करता है, अपनी पोलैरिटी बदल देता है। पोलैरिटी का मतलब होता है, अभी देखो इस पे प्लस, इस पे माइनस, ऐसे चेंज करता रहेगा, फिर इस पे माइनस, इस पे प्लस, फिर इस पे प्लस, इस पे, ऐसे पोलैरिटी चेंज करता रहेगा, इधर 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 पोलैरिटी घटती रहेगी, चेंज होती रहेगी। तो ना इनको समझ नहीं आता H+ और O- को, कि मैं इधर जाऊं कि मैं इधर जाऊं, चार्ज तो बदल रहा है बार 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 बार। तो O ना तो इधर जाता, ना तो दूसरी रोड पे जाता, वो कहीं नहीं जा सकता। तो इसमें डिपोजिशन नहीं होती, इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है कि H का टूटना, H2O2 में कैसे टूटेगा जब चार्ज ही नहीं पता कहाँ पे है, तो इसके अंदर कुछ नहीं होता। तो AC हम यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं DC। हम इसमें बैटरी यूज़ करते हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी है 6 वोल्ट बैटरी, हम बैटरी यूज़ करते हैं। और दूसरा, अगर सर हम इसके अंदर प्योर पानी लेते तो प्योर पानी में से करंट नहीं गुजर सकता, उसमें आयन नहीं होते, थोड़ा सा इसमें NaCl डाल देते हैं, थोड़ा सा एसिड डाल देते हैं। अब नोट करिए, यहाँ पे गैस ज़्यादा है, यहाँ पे गैस कम है,
तो पूछेगा कि गैस कहाँ पे ज़्यादा है। अब H2O को अगर मैं बैलेंस करूँ, H2 + O2, अब देखो बैलेंस करके ऐसा पूछा रहा है। अब इसके अंदर नोट करो, हाइड्रोजन की वॉल्यूम 2 दिख गई होगी, ये देखो 2, और ऑक्सीजन की वॉल्यूम 1। माने जहाँ पे कम है वॉल्यूम वो तो है ऑक्सीजन, और जहाँ पे है वॉल्यूम ज़्यादा वो होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कहाँ होता है? कैथोड पर, और ऑक्सीजन कहाँ होता है? एनोड पे। हो सकता है फिगर दे दे और तुमसे उसका नाम पूछ ले, वो भी पॉसिबल है। फिर इसके मास की रेशो पूछेगा। अब देखो H2O में पहले एटम का रेशो देख लो। एटम का रेशो कैसे देखें? हाइड्रोजन के अगर 2 एटम हैं तो ऑक्सीजन का ये यहाँ पे देखो 1 एटम होगा, ये एटम की रेशो है। और अगर इसके मास की रेशो पूछ ले तो एक हाइड्रोजन होता है 1 ग्राम का, 2 हाइड्रोजन होते हैं 2 ग्राम के, और ऑक्सीजन का कितना? एक ऑक्सीजन होती है 16 ग्राम की। तो इसको यहीं पे काटना तो काट लो, 1:8। तो मास की रेशो 1:8, एटम की रेशो 2:1। इसके अंदर और सवाल नहीं पूछ सकती CBSE, मेरे हिसाब से तो नहीं पूछ सकती भाई। देखो यहाँ पे लिखा, इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब? नो, नो। देखो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में ज़्यादा गैस होगी, यहाँ पे कम होगी। रीज़न पूछ ले तो बैलेंसिंग बताना भाई। फिर देखो यहाँ पे लिखा है 2 ग्राम, ये टू ग्राम ना तुमको परेशान करने के लिए दिया है। मेन है सिल्वर क्लोराइड। यहाँ पे 2 ग्राम, 2 ml, 3 ml, ये सारा परेशान करने के लिए देते हैं, इसमें अपने को नहीं चाहिए। अब वहाँ पे लिखेगा चाइना डिश। चाइना डिश कुछ नहीं होती, एक कटोरी सोच लो दिमाग में। अब उसने लिखा है सिल्वर क्लोराइड AgCl, किस में टूटती है? Ag + Cl2। याद रखो मेटल हमेशा अकेले रह लेते हैं, लेकिन कोई भी अगर व्यक्ति नॉन मेटल टाइप है, वो गैस है, वो अकेले नहीं रहती। वो Cl नहीं मिलेगा, Cl2 मिलेगा, O नहीं मिलेगा, O2 मिलेगा, N नहीं मिलेगा, N2 मिलेगा, H नहीं मिलेगा, H2 मिलेगा, और Br नहीं मिलेगा, Br2, N नहीं मिलेगा, NO2। ऐसा कुछ तुमको मिलेगा हमेशा। मेटल हमेशा अकेले अकेले Cu, Zn, Al ऐसे अकेले रह लेंगे। फिर तुम्हारे मन में आएगा सर हमने तो पढ़ी थी CuSO4। अगर किसी के साथ बैठेगा तो SO4, अकेला रहना चाहेगा तो रह सकता है, उसमें कोई उसको इशू नहीं है। अब इसलिए पूछेगा कि बताइए सिल्वर क्लोराइड को हम कैसे बर्तन में रखें। इनको है जी सनलाइट से दिक्कत। सनलाइट का सिंबल क्या होता है? सनलाइट का सिंबल यहाँ पे या तो ऐसे लिख देगा, या HV लिख देगा, या UV लिख देगा। इन सब को सिल्वर के कंपाउंड्स को दिक्कत है लाइट से, लाइट में टूट जाते हैं, इसलिए इनकी बोतल ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक कलर की बोतल में क्या होता है? सनलाइट अंदर आ ही नहीं पाती। अगर सर यहाँ पर AgBr होता तो फिर कुछ नहीं, फिर Ag + Br2 हो जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एक सवाल और बनता है कि Ag के कंपाउंड कहाँ यूज़ होते हैं? सिल्वर के कंपाउंड जनरली फोटोग्राफी में यूज़ होते हैं। अब हमारी है नेक्स्ट एक्टिविटी, टेक 2 ग्राम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये 2 ग्राम तो मुझे परेशान करने के लिए लिखा, मैं इसको सोचूंगा भी नहीं। बेरियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलते हैं। इन अ टेस्ट ट्यूब ऐड 1 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। अब NH4 के ऊपर प्लस होता है, Cl के ऊपर माइनस, Ba के ऊपर +2, OH के ऊपर -1। Ba जाएगा Cl के साथ तो प्रोडक्ट बनेगा BaCl2। NH4 जाएगा OH के साथ, इधर बनेगा NH4OH। ये रिएक्शन जनरली एंडोथर्मिक होती है। ये रिएक्शन माने इस रिएक्शन को करने के लिए हीट चाहिए, और ये नेचर से हीट ले लेता है। अब नेचर से हीट लेकर के ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? बॉटम जो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती है, कोल्ड हो जाती है। पूछा है कि बॉटम कैसी होगी? बॉटम कोल्ड हो जाती है। यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन और बता देते हैं, लगे हाथ। इन्होंने पूछा है अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में यूज होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैंने बताया था CaCO3। नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। सब्सटेंस X तो कैल्शियम होगा और फॉर्मूला होगा CaOH ट्वाइस। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम इन अबाव विद द वाटर। ये पूछा हुआ भाई, बताइए कि क्या होगी रिएक्शन Ca की H2O के साथ? ये नॉर्मल रिएक्शन। वाइज अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड, ये वही ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए अगली पे, डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या लिखा हुआ? आयरन रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट। ये तो बड़ा सीधा है, Fe + CuSO4, प्रोडक्ट में बनेगा FeSO4, प्लस में जाएगा Cu। CuSO4 कलर होता है ब्लू। अब क्योंकि रिएक्शन हो चुकी है तो
यहाँ पे बनेगा FeSO4। इसका कलर होता है लाइट ग्रीन या पेल ग्रीन, में बोल देता हूँ, लाइट ग्रीन बोलना ज़्यादा अच्छा है। धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद ये बर्तन ग्रीन कलर का हो जाएगा। लो, ग्रीन कलर का जब हमारे पास मार्कर है ही तो बना देते हैं। थोड़ी देर के बाद ये बर्तन, इसको ऐसा कर देंगे, थोड़ी देर के बाद बर्तन ऐसा ग्रीन हो जाएगा। तो समझ लेना रिएक्शन होनी शुरू हो गई है, डिस्प्लेसमेंट होनी शुरू हो गई है। अब देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी पूछेगा कि बताइए कि हमारे पास एक आयरन नेल है और ऐसी कोई रस्ट की भी हो सकती है इससे। और ये देखो, इसको थोड़ा एक्सप्लेन और करता हूँ। अब हुआ क्या होगा, Fe प्लस CuSO4 प्रोडक्ट में क्या बन गया होगा, FeSO4 प्लस में बन गया होगा Cu। जो कॉपर बना होगा ना, वो देखो ऐसे ब्राउन कलर का होता है भाई कॉपर ना। इसमें ब्राउन कलर तो है नहीं, चलो कोई बात नहीं। ब्राउन कलर देखो दिख रही है ये निडल, ये रहा, ये ऐसे ब्राउन कलर में ये सारी ऐसे चिपक जाता है कॉपर। तो यहाँ पे डिपोजिट, इसको तुम हाथ लगाओगे ना बिल्कुल हल्का सा, तो ये नीचे गिर जाता है। बहुत चिपका हुआ नहीं है, हल्का हल्का सा अटैच है। अब ये तो रिएक्शन हमने देख ली और ये भी हमने देख ली। डबल डिस्प्लेसमेंट देखते हैं अब। इसने पूछा है बेरियम क्लोराइड, माने होता है BeCl2 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4। अब Ba जाएगा SO4 के साथ, क्या बनाएगा, BaSO4। जिनको ये बातें नहीं आती उनकी फिर भाई 9th वीक है, ये तो खुद से आनी ही चाहिए। Ba जाएगा SO4 के साथ, Na जाएगा Cl के साथ। अब बेरियम सल्फेट जो प्रेसिपिटेट होता है, PPT होता है, इसमें सिंबल ऐसा डालना, नीचे बैठ जाएगा। कौन सा कलर होता है जी, कलर होता है वाइट। यहाँ पे लिख दिया देखो, सॉलिड, एक्वस एक्वस एक्वस, और ये सॉलिड वाइट कलर का होता है। देखो कैसे, व्हाट कॉजेज दिस, द वाइट precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of SO4 and the other product formed is sodium chloride which remain in the solution. Such reaction in which there is exchange of ion between the reactant are called double displacement। ठीक है, कहते होंगे हमको क्या करना है। अब आगे लिखा है चाइना डिश कंटेनिंग कॉपर, ये तो भाई 2025 में आई थी, 2025 नहीं, आई थिंक 2024 में आई थी। हाँ, ये पक्का आई थी, 2 बार आई थी, पेपर में भी आई थी, उसके बाद रीअपीयर में भी आई थी। अब किसी भी चीज़ को हीट करोगे भाई, O2 की प्रेजेंस में तो करते होंगे। O पे होता है -2, कॉपर पे होता है +2, डायरेक्ट चार्ज मार दो, सीधा CuO, कॉपर ऑक्साइड। कौन सा कलर हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद, शुरू में कॉपर होता है ब्राउन, थोड़ी देर के बाद यहाँ पर, इसको नहीं करते, इसको करते हैं, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे ब्लैक कलर हो जाएगा। समझ लो ना, कॉपर ऑक्साइड बन गया, ब्लैक कलर का ये होता है। कौन सी रिएक्शन है ये रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन। पूछेगा क्या ये ऑक्सीडेशन है, कि हाँ O2 का ऐड हो रहा है। अब ये फिर इसको पूछेगा तो बता देना ये रिडक्शन है। Cu पे होता है +2, O पे होता है -2 और H पे होता है +1। H तो जाएगा, O को लेके निकल जाएगा, H2O, कॉपर रह जाएगा अकेला, तो वापिस से ब्राउन कलर आ जाएगा। अब ब्लैक कलर को अगर हाइड्रोजन में डाल के हीट करें तो वापस से आ जाएगा। पूछेगा ऑक्सीडेशन किसने करी, रिडक्शन करने किसने करी। तुमको हम एक ट्रिक देते हैं, ये हम दुनिया के सारे सवालों में लगती है, कोई इश्यूज में नहीं आएगा। अकेले आदमी पे हमें स्टार 0 लेना। अब H हो, H2 हो, H3 हो, है तो कल ही। H अपने आप से इलेक्ट्रॉन लूज गेन नहीं कर सकता। देखो कॉपर अकेला है, अकेला आदमी खुद से लूज गेन नहीं कर सकता, 0। यहाँ पे कॉपर के ऊपर चार्ज आएगा +2, कुछ भी ले सकते हैं, अगर भूल जाएं तो +1 +2 +3, जो अच्छा लगे वो चार्ज इसमें मान लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। O पे तो -2, O से कोई मतलब नहीं। देखो कॉपर +2 से गया 0, चार्ज 2 से 0 घट गया, तो घटने को बोलते हैं रिडक्शन, और जो रिडक्शन करता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी चलो बता भी देंगे लगे हाथ इस पे। H2 पे देखो 0 से बढ़ के हो गया यहाँ पे H के ऊपर +1, चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज I4 ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन करता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। समझा देते हैं लगे हाथ इसको भी। अब देखो इस व्यक्ति का, तो इसको ऐसे समझाते हैं, इसको समझाते हैं ऐसे, इस व्यक्ति का तो रिडक्शन हुआ है, इसका हुआ है जी रिडक्शन। याद रखना, अगर MCQ है पेपर में, ऑप्शन में दे रखे हैं प्रोडक्ट, इनको नहीं देखते, जो भी करता है रिएक्टेंट करता है, प्रोडक्ट नहीं करता। अब क्योंकि इसका रिडक्शन हुआ है भाई, खुद ने थोड़ी ना करा होगा, कॉपर ऑक्साइड का तो रिडक्शन हुआ है, इसने नहीं करा होगा, साइड वाले ने करा होगा,
तो इसको बोलते हैं H2 का रिड्यूसिंग एजेंट। और H2 का क्या हुआ, H2 का हुआ है ऑक्सीडेशन। अब खुद ने थोड़ी ना किया होगा, साइड ने किया होगा, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिस दिन हम ये टॉपिक पढ़ाएंगे तभी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, तब ये बात ज़्यादा समझ में आएगी। ये बिल्कुल ही फेवरेट सवाल है CBSE का, बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन। इस पे तो थोड़ा ध्यान देना, ये तो CBSE बिल्कुल पसंद करती है इसको। तो अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देना। अकेले आदमी पे जीरो चार्ज, ये पहले से पता होना चाहिए। H2 की खास नीड नहीं है, इसके बिना काम हो जाएगा। एक Cl पे -1 होता है, 2 Cl पे -2 होगा, तो इस पे होगा +2। H के ऊपर +1, Cl के ऊपर -1, एक Mn पे होता है, सॉरी एक ऑक्सीजन पे होता है -2 चार्ज, 2 ऑक्सीजन पे होगा -4, तो इस तरफ होगा फिर सर +4। देखिए हम 11th-12th में समझाते हैं कितना ऑक्सीडेशन, इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं, बट अभी 10th में तो हम ज़्यादा बता नहीं सकते। एक एक ट्रिक दे रहे हैं वैसे भी रटने की। देखो Mn को देखो, +4 से कहाँ पहुँच गया, +2, चार्ज घट गया, तो इसको बोलते हैं घटने को रिडक्शन। जो रिडक्शन करता था उसको बोलते थे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो Cl को -1 से गया, 0 चार्ज बढ़ गया, बढ़ने को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। और रट्टा ये है भाई, अगर एक रिडक्शन कर रहा है दूसरा ऑक्सीडेशन ही करता होगा, ऑक्सीडेशन करने वाला रिड्यूसिंग एजेंट। ये भी है क्या, अच्छा डेजलिंग साउंड, उस डेजलिंग फ्लेम, सॉरी साउंड नहीं फ्लेम, वाइट से कलर की फ्लेम आती है ना, उसको डेजलिंग वाइट फ्लेम बोलते हैं। रेंसिडिटी, ये तो चलो टॉपिक तो हम नहीं पढ़ाएंगे, हम यहाँ सिर्फ एक्टिविटी डिस्कस करने आए हैं। इसने ये लिखा है क्या, परफॉर्म द टेक 4 बीकर्स एंड लेबल दैम ABCD, पुट 25 ml वाटर ऑफ ABCD बीकर एंड कॉपर सल्फेट इन बीकर D। चलो ये भी थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं, ग्रुप डिस्कस है तो कर दो। तो चलो ठीक है, 4 बीकर लेनी है, 1 2 3 4, लेबल्ड देम एज ABCD। पुट 25 ml ऑफ वाटर इन ABC एंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इन बीकर D। इसके अंदर तो डाल दो CuSO4, ठीक है डाल देंगे। मेजर एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ ईच लिक्विड कंटेन्ड इन द बीकर अबव। एड 2 स्पैचुलास ऑफ पोटाशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट एंड आयरन फिलिंग टू द, ठीक है। सब के अंदर पहले तो कहता है डाल दो कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब क्या कह रहा है वो, अब डाल दीजिए ऐड 2 स्पैचुलास ऑफ पोटाशियम सल्फेट K2SO4, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट इसको बोलते हैं NH4NO3, और एनहाइड्रस कॉपर सल्फाइड, सल्फेट ही है, CuSO4 ही है इसमें तो, एंड सम आयरन फिलिंग। अब देखिए कॉपर सल्फेट तो कॉपर सल्फेट से कुछ भी नहीं करेगा, इसमें तो कुछ नहीं होना चाहिए, कोई रिएक्शन इसमें नहीं होगी। अच्छा इस पहले इसकी कर देते हैं। आयरन ज़्यादा पावरफुल होता है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसमें तो रिएक्शन हो जाएगी FeSO4 + Cu, ठीक है। इसके अंदर रिएक्शन हो सकती है, कलर चेंज हो जाएगा। इसमें देखिए पोटाशियम चेंज करके भी क्या पाएगा, क्योंकि दोनों का एनायन तो सेम है, इसके अंदर रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। अब पता भी नहीं चलेगा अगर हो भी गई तो, इसके वैसे हो सकती थी, लेकिन कुछ प्रोडक्ट नया नहीं बनेगा, वही बनेगा। अब बच गया NH4NO3, इसके अंदर देख लीजिए क्या बनता है, और लास्ट में ये बचता है, इनके अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं होगी।